नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए इतिहास विषय की क्लास होगी और आज इसी टॉपिक के दौरान हम वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल आते हैं उनके द्वारा क्या क्या सुधार कार्य किए जाते हैं, उनमें व्यापारिक सुधार किया जाता है और राजस्व सुधार से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जो कल हमने पिछले की क्लास में पढ़ी है। तो उन्हीं गवर्नर जनरलों में हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग की, जो 1772 ईस्वी में भारत में आए थे। कब आए थे? 1772 ईस्वी में भारत में आए थे और 85 ईस्वी तक रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किस तरीके से क्या क्या नवाचार किया, क्या सुधार कार्य किया। वैसे इन वॉरेन हेस्टिंग को प्रयोगवादी गवर्नर कहा जाता है। क्या? प्रयोगवादी, जिसका अर्थ है इन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो लगान व्यवस्था से संबंधित ले लो, आप व्यापारिक सुधार ले लो, और राजनीतिक नियुक्तियों से संबंधित सुधार ले लो और न्यायिक सुधार ले लो। इनमें कई तरह के प्रयोग किए, जिनमें कहीं तो इन्हें सफलता हासिल हुई और कई जगह ये इनके प्रयोग में काफ़ी कुछ त्रुटियां और कमियां रह गई थी। आज इनके द्वारा किए गए सुधारों में हम मुख्यतः न्यायिक सुधार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो न्यायिक सुधार के बारे में जब पीछे भी आपको बताया कि बंगाल में जब दीवानी और फौजदारी अधिकार दोनों को ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप बढ़ जाता है और वहाँ से नियुक्तियाँ की जाने लग जाती है। जब गवर्नर जनरल की नियुक्ति होकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों के द्वारा इन्हें भेजा जाता है तो यहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार को और अव्यवस्था को देखकर वॉरेन हेस्टिंग द्वारा काफ़ी सुधार किए जाते हैं। उनमें आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायिक सुधार। तो न्यायिक व्यवस्था की पहले बात करें तो बंगाल में न्यायिक व्यवस्था को देखा जाए तो पूर्ण रूप से असफल थी और इसमें जो अराजकता और अव्यवस्था काफ़ी थी। न्यायिक व्यवस्था के दौरान प्रारंभिक दौर की बात करें तो जमींदारों के द्वारा ही अपने स्तर पे दीवानी और फौजदारी जो न्याय है उनके द्वारा ही किए जाते थे। उस न्याय में बहुत अत्यधिक अव्यवस्था थी। उसमें किसी भी व्यक्ति को, जो जज को घूस देकर जो हत्यारा व्यक्ति वो भी बच के निकल जाता था। भ्रष्टाचार काफ़ी व्याप्त था। लोग पैसे देकर न्याय को प्रभावित करते और वॉरेन हेस्टिंग के सुधारों में सबसे अत्यधिक सुधार जो प्रभावित सुधार है उसको न्यायिक सुधार को सबसे अत्यधिक प्रभावित माना जाता है। तो अब वॉरेन हेस्टिंग ने आते ही जो ये व्यवस्थाएं देखी, इस व्यवस्था को सुधारने का उनके द्वारा प्रयास किया जाता है और न्याय व्यवस्था को सही ढंग से सुव्यवस्थित उनके द्वारा किया जाता है। तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है उनके द्वारा कि भारतीय पृष्ठभूमि में किस तरीके के जो न्याय कानून है वो लागू होंगे, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और उस अध्ययन के पश्चात देखा जाता है हिंदू और मुस्लिम के जो कानून है वो अलग अलग है, उन कानूनों का कैसे तालमेल बैठाया जाए और दोनों प्रजातियां जो आपस में साथ रहते, दोनों समुदाय के लोग, उनके लिए न्यायिक व्यवस्था कैसे की जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, 1776 ईस्वी की बात है। 1776 ईस्वी में इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके लिए जो एक कानून की जो पुस्तक है, जो मनुस्मृति जिसे कहते हैं मनुस्मृति, और ये मनुस्मृति रचित है जो दूसरी शताब्दी ईस्वी के समकक्ष कहीं सुंग वंश के शासनकाल है उसमें ये रचित बताते हैं इतिहासकारों द्वारा बताया गया। उसी दौरान इसमें जो भारतीय जो हिंदू समुदाय के कानूनों के बारे में जो व्यवस्था की गई है, किस तरीके से संपत्ति का बंटवारा और किस तरह के अपराधों के लिए कौन कौन से दंड है उनकी बातें बताई गई। तो मनुस्मृति का अनुवाद क्या है, जो अंग्रेजी में करवाया जाता है और ये अनुवाद करवाया जाता है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया जाता है। अंग्रेजी अनुवाद हिंदी से जो अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है, संस्कृत में रचित भी है, इसका अनुवाद अंग्रेजी में करवाया जाता है कि कौन कौन से कानून हिंदू समुदाय पे लागू होते हैं। और एक पुस्तक जो फारसी पुस्तक मुस्लिम समुदाय के लिए कानून की पुस्तक होती है, फतवा है आलमगीरी, उसका भी अंग्रेजी में अनुवाद करवाया जाता है। और जो अंग्रेजी लेखक विलियम जोन्स और कोलब्रुक के द्वारा डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ नामक पुस्तक लिखी जाती है कानून व्यवस्था में सुधार हेतु। और इन सभी का प्रयोग करते हुए वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कानून सुधार किए जाते हैं। और मुख्यतः जो
ब्रिटिश सरकार से पहले, अंग्रेजों से पहले मुगलों की न्याय प्रणाली थी, उसी न्याय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए जो न्यायिक सुधार किए जाते हैं और मुगलों की न्याय प्रणाली को भी अपनाया जाता है, उसको आधार बनाकर न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया जाता है। और इसी दौरान 1772 ईस्वी में क्या किया जाता है, प्रत्येक जिले में जो जिला स्तर होता है वहाँ पे फौजदारी और दीवानी न्यायालय इनके द्वारा खोल दिए जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, क्योंकि उससे पहले जो न्याय की व्यवस्था, जो फौजदारी और दीवानी न्याय की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती थी, जमींदारों के द्वारा। अब एक पहले आपको ये समझना जरूरी होगा फौजदारी न्याय और दीवानी न्याय में क्या फ़र्क है। अगर वो मुकदमे होते हैं जिनमें कौन कौन से उनका क्षेत्र रहता है, कौन कौन सी जो विवाद उनमें आते हैं, तो हम बात करें दीवानी न्याय, तो दीवानी जो न्यायालय होगा उसमें उन्हीं तरह के मुकदमों को, उन्हीं तरह के विवादों को सुलझाया जाएगा, और फौजदारी न्यायालय होंगे उनमें उन्हीं तरह के जो विवाद होंगे उनको सुलझाया जाए। वर्तमान जो व्यवस्था है न्यायिक प्रक्रिया, उसके तहत ही जो मुकदमों, जो विवादों को 2 भागों में बांटा गया है। वर्तमान में भी उन्हें दीवानी और फौजदारी के नाम से भी जाना जाता है। ये फारसी भाषा के शब्द हैं जो मुगलकालीन जो व्यवस्था है कानून उसमें लिए गए हैं। तो ये उसी दौरान दीवानी जो न्यायालय होगा, दीवानी जो मुकदमे होंगे उसके अधीन आएंगे जो किसी तरह का संपत्ति का विवाद हो, मान लो पिता पुत्र में किसी तरह संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया हो, और भाइयों और बहनों में संपत्ति को लेकर विवाद हो गया हो किसी तरह का, तो वो मामले दीवानी न्यायालय में सुने जाएंगे। उसके पश्चात विवाह से संबंधित अगर किसी ने विवाह विच्छेद कर लिया, विवाह को मान्य नहीं माना है, दोनों पक्षों में अगर किसी तरह का कोई झगड़ा हो या किसी तरह का उन्हें तलाक लेना हो, तो ये मुकदमे दीवानी न्यायालय में जाएंगे। ऋण, अगर किसी तरह का किसी ने ऋण ले रखा है और वापस नहीं चुका रहा है, साधारण भाषा में समझे तो किसी ने लोन ले लिया और पुनः उसको नहीं चुकाता है। वर्तमान समय भी अगर आप बैंकों से लोन लेते हो, पुनः नहीं चुकाते हो, तो आपके खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज करवाया जा सकता है। तो अगर ऋण का विवाद हो तो वो न्यायालय में जाएगा। और लगान, अगर आप लगान से आप समझोगे टैक्स से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो वो भी दीवानी न्यायालय में जाएगा। और उत्तराधिकारी उस समय तत्कालीन समय में जो राजतंत्र व्यवस्था थी और राजा और शासक थे, उनके उत्तराधिकार को लेकर विवाद हो जाता। कभी किसी राजा और शासक के पुत्र नहीं होता तो उत्तराधिकार का दावा कई लोगों द्वारा किया जाता, उसके भाइयों के पुत्रों के द्वारा, उसकी जो बहनों के पुत्रों के द्वारा, उसके भाइयों के द्वारा। तो ऐसे विवाद कहाँ देखे जाएंगे, दीवानी न्यायालय में देखे जाएंगे। और फौजदारी न्यायालय, उसकी भी स्थापना की। फौजदारी कानून के तहत फौजदारी में जो वो कौन कौन से विवाद आएंगे, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है और चोरी से संबंधित कोई विवाद हो तो वहाँ जाएगा। डकैती से संबंधित कोई विवाद हो, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई हत्या कर दी जाती है तो वो विवाद भी वहाँ जाएगा। और जालसाजी यानी फ्रॉडबाजी जिसे कहते हैं, आप साधारण भाषा में समझ सकते हो, धोखेबाजी अगर कोई होगी, अगर किसी ने किसी व्यक्ति के साथ धोखेबाजी की है तो उनके जो मुकदमे और उनके वादे जो फौजदारी न्यायालय में जाएंगे। अब आप अच्छी तरह से दीवानी और फौजदारी का अंतर समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो न्यायिक व्यवस्था सुधारी गई और किस तरह से श्रेणीक्रम बनाया गया कि शीर्ष न्यायालय कहाँ होगा, और अगर किसी तरह का विवाद हो निचतम न्यायालय में होगा तो उच्चतम न्यायालय तक कैसे जाएगा, व्यक्ति यहाँ से यहाँ अपील कर सकता है, उससे आगे के न्यायालय में, और अंतिम न्यायालय कहाँ होगा जहाँ अपील की जाएगी। तो एक श्रेणीक्रम के रूप में हम देखें तो सर्वोच्चता तो उन्होंने इंग्लैंड में स्थापित कर दी कि अगर किसी तरह का विवाद होगा तो सर्वोच्च वो इंग्लैंड की सरकार द्वारा सुलझाया जाएगा। उसमें काफ़ी जो इनमें आपसी विवाद को लेकर ही वहाँ जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इनके द्वारा की गई कलकत्ता में। कहाँ की गई? कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई, जो 1773 ईस्वी में आया रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। और इस कोर्ट के दिन इसका कार्य क्षेत्र क्या होगा? इसका कार्य क्षेत्र कलकत्ता में रहने वाले भारतीय और यूरोपीय लोग ही होंगे। और यहाँ जो कानून होगा, कानून वो अंग्रेजी कानून लागू होगा, अंग्रेजी कानून के अनुसार ही न्याय मिलेगा। और यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन से कर दी जाती है। उसमें एक यूरोपीय न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश उसकी सहायता हेतु होंगे। अगर किसी तरह के गवर्नर जनरल की काउंसिल में विवाद होगा या आपसी कोई बम्बई मद्रास की काउंसिल में विवाद होगा, उसका जो है उसका समाधान, उसका जो
विवाद को सुलझाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के नीचे इन्होंने सदर न्यायालय की स्थापना कर दी। सदर न्यायालय से आप समझो तो राज्य स्तर पर जो प्रांत स्तर पर न्यायालय हैं उनकी स्थापना कर दी, और उनमें जो न्यायालय हैं उन्हें दो भागों में बांट दिया, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। और उसके पश्चात जिला न्यायालय को सबसे निचतम श्रेणी में जिला न्यायालय को रखा गया और इस तरह क्रम में रखा गया। अगर जिला न्यायालय से कोई विवाद होता है तो उसका स्थानांतरण सदर न्यायालय, अगर व्यक्ति इसमें संतुष्ट नहीं होता वो यहाँ अपील करेगा, और उसके पश्चात सदर न्यायालय से वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। अगर कोई और ही विवाद होगा शीर्ष विवाद तो वो उसे इंग्लैंड में, और इसमें यह भी तय कर दी कि निम्नतम इतनी राशि के विवाद यहाँ तक समाप्त होंगे और उसके पश्चात के विवाद आगे यहाँ देखे जाएंगे, और उसके पश्चात जो अधिकतम राशि के विवाद है वो यहाँ, और उससे अधिकतम राशि के इंग्लैंड में। अब हम इनको विस्तार से समझेंगे। जिला तो हम नीचे की श्रेणी से लेंगे, नीचे से क्रम को लेते हुए चलेंगे। पहले जिला न्यायालय, उसके ऊपर सदर न्यायालय, उस सदर न्यायालय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शीर्ष इंग्लैंड होगा। अब बात करते हैं सदर न्यायालय की स्थापना 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है, और जिला न्यायालय पर दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय स्थापित जिला स्तर पर कर दिए जाते हैं। अब ये दीवानी न्यायालय होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, यह कार्य कौन करेगा? जो अध्यक्ष इसका कलेक्टर होगा, जो अंग्रेज अधिकारी होगी जिसकी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाएगी। और अधिकतम 5,000 रुपये के मामले होंगे, 5,000 रुपये तक के कोई मामला हो किसी तरह का तो वो यहाँ इस न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है, और इस न्यायालय द्वारा उस पर मुकदमा की सुनवाई की जा सकती है। अगर 5,000 रुपये से लेकर कोई संपत्ति हो, विवाद हो, उसका 5,000 रुपये मूल्य की कीमत की जो संपत्ति है उससे संबंधित विवाद इस न्यायालय में आएंगे। अब जिला स्तर पर फौजदारी न्यायालय की स्थापना कर दी। अब फौजदारी न्यायालय में किसी तरह का चोरी, डकैती, हत्या, लूट खसोट का कोई मामला होगा तो वो यहाँ पे आएगा, और इस मामले को इसमें अध्यक्ष कौन होता है? एक भारतीय व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, और भारतीय अधिकारियों द्वारा इसे यहाँ पे न्याय किया जाता है। और उनकी सहायता हेतु मुफ्ती व काजी की नियुक्ति कर दी जाती है। मुफ्ती बोले तो धर्मगुरु, जो इस्लाम का धर्मगुरु है, और काजी जो इस्लाम कानून के जानकार हैं, उनकी नियुक्ति उनकी सहायता हेतु की जाती है। और यहाँ पे न्याय किस कानून के अनुसार होगा? जो मुस्लिम कानून होगा उसके अनुसार ही न्याय यहाँ पे होगा। जिला न्यायालय के पश्चात अगर इस फौजदारी न्यायालय का बात करें, निरीक्षण, इस फौजदारी न्यायालय का निरीक्षण दीवानी न्यायालय के अध्यक्ष कलेक्टर के द्वारा किया जाए कि ये इनके द्वारा बराबर सही ढंग से कार्य किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, और किसी तरह की जो घूस यहाँ नहीं ली जा रही है, रिश्वतखोरी नहीं हो रही, भ्रष्टाचार यहाँ नहीं हो रहा है, और साक्ष्य सही तरीके से जुटाए गए और इनके द्वारा दिया गया फैसले सही है, यानी इसका निरीक्षण यानी इसका ध्यान रखेगा दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष कलेक्टर। अब जिला न्यायालय के पश्चात अगर व्यक्ति यहाँ संतुष्ट नहीं होता तो वो सदर न्यायालय में अपील कर सकता है, जिला स्तर से आगे अपील कर सकता है। अब सदर न्यायालय को भी इसी तरह दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय में विभाजित कर दिया जाता है। इसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी, तो गवर्नर जनरल जो काउंसिल का अध्यक्ष, परिषद का अध्यक्ष होगा, वही इसका सदस्य मतलब अध्यक्ष होगा। और उसके पश्चात उसकी सहायता हेतु भारतीय व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरह के जो कानून लागू और किस तरीके से न्यायिक व्यवस्था है, इनके सहयोग के लिए इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। और इसके बाद में जो फौजदारी, इनका विभाजन दीवानी और फौजदारी में, तो फौजदारी न्यायालय की स्थापना में इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है जो उप निजाम होता है, जो बंगाल का निज़ाम है उसका नायब निज़ाम है, उसको नियुक्त कर दिया जाता है उप निज़ाम को। यहाँ पे जो न्याय कौन करेगा? उप निज़ाम के द्वारा न्याय किया जाएगा। और उसके सहयोग के लिए बात करें तो मुख्य काजी और 3 मौलवी, अन्य मौलवियों की नियुक्ति कर दी है। और यहाँ पे कानून जो कौन से लागू होंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों कानून लागू होंगे और उनके द्वारा न्याय किया जाएगा। अब फौजदारी न्यायालय के दिन एक बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी और उसको मृत्यु की सजा दी जाती है, इनके चाहे जिला स्तर पे हो चाहे फौजदारी न्यायालय सदर स्तर पे हो, तो अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा दी जाती है तो उसकी सूचना सबसे पहले दीवानी न्यायालय को देनी होगी। उसके पश्चात ही अगर उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है तो ही मृत्यु देने का अधिकार इनको था।
अब सदन न्यायालय के पश्चात सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश बैठेगा और उसके अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे, ये ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश की सरकार के द्वारा तय किए जाएंगे। और उसके पश्चात किसी तरह का इनमें अगर सुप्रीम कोर्ट और सदन न्यायालय में विवाद होता है तो ये मामला इंग्लैंड की सरकार के द्वारा देखा जाएगा। और अगर मुख्य रूप से देखा जाए, इसका आकलन किया जाए तो इनमें जो सदर न्यायालय और जिला न्यायालय का कार्य क्षेत्र आपस में टकराने लगा और सदर न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का भी कार्य क्षेत्र आपस में टकराने लगा कि किन किन क्षेत्रों में किन के द्वारा दिया गया न्याय और फैसला मान्य होगा। इनमें आपस में टकराव की स्थिति रहती है और कई कमियां इसमें देखने को मिलती है। हालांकि ये जो न्यायिक प्रक्रिया में सुधार का जो कार्य किया गया था, काफ़ी जो प्रशंसनीय कार्य है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। अब हमने देख लिया दीवानी जो न्यायालय है उसमें कौन कौन से मुकदमे देखे जाएंगे और फौजदारी में कौन। उसके द्वारा वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा आरक्षी सुधार भी किया गया। आरक्षी सुधार की बात करें तो जैसे पुलिस व्यवस्था में सुधार किया, उस दौरान बंगाल और उस क्षेत्र में कई तरह के चोरी डाकैत चोर डकैत सक्रिय हो गए थे और ढोंगी सन्यासियों द्वारा पब्लिक को, जो जनता थी, उसको काफ़ी लूट खसोट उसकी की जाती थी और अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही। तो इन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने जिला स्तर पर एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कर दी। पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है जिला स्तर पर इनके द्वारा। और पुलिस अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि जितने भी चोर डकैत हैं उनको पकड़ लिया जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए। पाखंडी जितने भी सन्यासी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये इस जिला पुलिस अधिकारी के द्वारा कार्रवाई करके और कानून व्यवस्था को सुधारा जाता है और अराजकता को समाप्त किया जाता है। तो आज मुख्य रूप से हमने वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए सारे सुधारों के बारे में पढ़ लिया। कल हमने व्यापारिक सुधार पढ़ लिए थे, लगान संबंधी सुधार, राजस्व संबंधी सुधार किए गए थे वो भी पढ़ लिए थे। आज हमने न्यायिक सुधार और आरक्षी सुधार के बारे में जाना, किस तरीके से जो न्यायालय की स्थापना इसके द्वारा की जाती है और पहले से चलते आ रहे जमींदारों के न्याय को रोक दिया जाता है, उसकी जगह ये व्यवस्थित ढंग से न्यायालय की स्थापना की जाती है। बोलिए, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, किसी तरह की समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास में हमारा इतना ही होगा। कल की क्लास में वो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसके बारे में पढ़ेंगे और उनके द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।